Jai Hind students, how are you? I hope you are all fine. So we are discussing our chapter number 14, The Revolt of 1857. We have already covered the last topic, which was discontent among farmer over cotton. Now in this video lecture we are going to cover our next topic, which is discontent among the weavers and traders. So students, हमको पता है कि जब ब्रिटिश रूल इंडिया में पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो गया तो ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडियन फार्मर्स को और इंडियन ट्रेडर्स को फोर्स करने लगे कि वो लोग अपने हिसाब से ना करके अपने कामों को ब्रिटिशर्स के हिसाब से करें। पहले हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से फार्मर्स को इंडिगो के एग्रीकल्चर के लिए फोर्स किया गया, जिससे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि एक तो वो फूड मटेरियल्स जैसे जो फूड ग्रेन्स होती हैं जैसे चावल, गेहूँ और चना, इन सारी चीज़ों की खेती नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए खाने की दिक्कत होने लगी। साथ में जो इंडिगो वो प्रोड्यूस करते थे अपने लैंड में, उसको बड़े ही कम कीमतों पर, बहुत ही लेस प्राइजेस पर ब्रिटिशर्स उनसे मतलब इंडियन फार्मर से ख़रीदते थे। इस वजह से इंडियन फार्मर्स में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो गुस्सा इंडियन फार्मर्स में था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो गुस्सा, वो डिसकंटेंट किस तरीके से बाकी लोगों में भी था, खासकर ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं और हैंडलूम इंडस्ट्री जो हाथों से कपड़े बनाते थे, उनके में कैसे था। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से बाकी लोगों में भी डिसकंटेंट था ब्रिटिश रूल को लेकर के। द वीविंग इंडस्ट्री सफर्ड अ लॉट अंडर द ब्रिटिश रूल। तो वीविंग इंडस्ट्री से बच्चों मेरा मतलब है कि ये जो हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं उनकी बात हो रही है। हैंडलूम इंडस्ट्री मतलब ये आपको पिक्चर में साफ साफ दिख रहा होगा किस तरीके से हाथों से कपड़े बनाए जाते हैं। इसमें जो होता है वो मेन का मेरा मतलब है कि वर्कर्स की भी इम्पोर्टेंस होती है इक्वली, लेकिन फैक्ट्रियों में क्या होता है कि वर्कर्स की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है और मशीन्स की इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जब ब्रिटिशर्स इंडियन कॉटन्स को इंडियन से फोर्सफुली लेने लगे और वो कॉटन वो लगे अपने ब्रिटेन भेजने, तो उस वजह से काफ़ी गुस्सा आया इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री के लोगों में और काफ़ी नुकसान भी हुआ था इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री और वीविंग इंडस्ट्री को भी। कैसा नुकसान हुआ था आइए हम पढ़ते हैं। द वीवर्स वर नॉट अलाउड टू स्टार्ट देयर ऑन मिल्स और फैक्ट्रीज। जो वीवर्स थे, वीवर्स का मतलब बच्चों हिंदी में होता है बुनकर। बुनकर किनको कहा जाता है? वो लोग जो हाथों से कपड़े बनाते हैं या हाथों से मैट बनाते हैं या हाथों से कुछ भी क्लोथ्स बनाते हैं, बेडशीट या कुछ भी जो हाथों से बनाते हैं, उनको कहा जाता है बुनकर। और हैंडलूम का मतलब होता है हाथ करखा, मतलब हाथ से चलने वाले जो उपकरण होते हैं कपड़े बनाने के लिए, जो इक्विपमेंट्स होते हैं विच आर यूज्ड बाय हैंड्स बाय ह्यूमंस, दे वर कॉल्ड हैंडलूम। तो बच्चों क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री के लोगों, मतलब जो हाथ से कपड़े बनाते थे लोग, जो बुनकर थे, उनको उनकी इंडस्ट्री ही खोलने नहीं दी। दे आल्सो दे वर नॉट अलाउड टू सेल देयर क्लोथ टू एनी ट्रेडर अदर देन ब्रिटिश। साथ में जो लोग क्लोथ्स बना भी रहे थे, साथ में जो इंडियन वीविंग इंडस्ट्री में के लोग क्लोथ्स बना भी रहे थे, तो उन लोगों को फोर्सफुली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि वो जो भी क्लोथ्स बनाएंगे वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स को ही प्रोवाइड करेंगे। और ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करने का मतलब ये था कि उसके बदले में फिर ब्रिटिशर्स जो थे वो कम कीमतें अपने मन मर्जी से, अपने मन से बहुत कम ही कीमतें उनको उन क्लोथ्स के बदले दिया करते थे।
दिस मीन्ट लेस प्रॉफिट फॉर द वीवर्स। इसका मतलब क्या था कि जब मेहनत पूरी लगेगी, लागत पूरी लगेगी और प्रॉफिट कम मिलेगा तो नुकसान होगा। और इस वजह से जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, जो हाथों से बनाते थे कपड़ों के और कपड़े की चीज़ों को, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लगा। ग्रेजुअली द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री वाज क्लोज्ड डाउन। अब बच्चे, हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर लगातार नुकसान होता रहेगा तो वो काम आदमी बहुत दिनों तक नहीं कर सकता है। कुछ समय बाद उसको वो काम छोड़ना ही पड़ता है। और ऐसा ही इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री या कह लें इंडियन वीवर्स इंडस्ट्री में भी हुआ। जो भारत के लोग हाथों से कपड़े बनाते थे, जिनको बुनकर कहा जाता था, या जो लोग ये आप देख रहे हैं लकड़ी के जो इक्विपमेंट्स हैं, लकड़ी के उपकरणों से कपड़े बनाते थे, धीरे धीरे उनको इतना ज़्यादा लॉस होने लगा कि उनको ये काम छोड़ना पड़ा। फिर आगे क्या हुआ? इंडिया हैड नो चॉइस एंड वाज फोर्स्ड टू ग्रो रॉ मटेरियल सच एज कॉटन फॉर द ब्रिटिश। अब जब इंडियन इंडस्ट्रीज भी बंद हो चुकी थी तो इंडिया के जो फार्मर्स थे वो कॉटन नहीं ग्रो करना चाहते थे। कॉटन क्या होता है? कॉटन कपड़े बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो होता है कॉटन, और वो खेतों में होता है सूती। सूती वस्त्र आप सुने हो, सूती जो होता है, कॉटन जो होता है वो खेतों में उगता है। और कॉटन जब नहीं होगा तो कपड़े नहीं बनेंगे। तो जब इंडिया के जो इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री, वो जब बंद हो चुकी थी तो फार्मर्स नहीं चाहते थे कॉटन ग्रो करना। लेकिन ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती इंडियन फार्मर्स से कॉटन ग्रो करवाते थे, उसको कम प्राइस में खरीदते थे और उस कॉटन को ले जाते थे अपने ब्रिटेन, और ब्रिटेन की इंडस्ट्री में उसको कपड़े बनाते थे, कॉटन से कपड़े बनाते थे, और फिर वो कपड़े लाके इंडिया के ही लोगों में बड़े ही महंगे प्राइजेस पे बेचते थे। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझना चाहिए कि इंडिया के लोगों की मेहनत, इंडिया के लोगों का पैसा और इंडिया के में जो कॉटन प्रोड्यूस होता था, जो ग्रो होता था, उस कॉटन से बना कपड़ा ही इंडिया के लोगों को काफ़ी महंगे दामों में दिया जाता था। ये हो गया जो डिसकंटेंट था अमॉन्ग द ट्रेडर्स और वीवर्स में हमने पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे कि द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट। जब इतनी ज़्यादा डिसकंटेंट लोगों में होगी, लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी भी रूलर के अगेंस्ट, तो धीरे धीरे रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का मतलब होता है विरोध या विद्रोह, तो रिवॉल्ट होना शुरू हो जाएगा। विद्रोह क्या? कि उनकी बातों को ना मानना, किसी भी हाल में जो ब्रिटिशर्स कहेंगे उनकी बातों को नहीं मानना है, उनकी बातों के अगेंस्ट ही काम करना है, ये शुरू हो गया। तो बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्ट कैसे होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको मन से पढ़ेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ये आपकी इंडियन हिस्ट्री है और इसको आप अच्छे से जानेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये किस तरीके से इंडिया हमारा, हम सुनते हैं कि भारत हमारा अंग्रेज़ों के शासन में 200 सालों तक था, तो 200 सालों तक अगर कोई चीज़ थी और वो इंडिया से हटाई गई, किस प्रकार से भारत के लोगों ने आज़ादी की लड़ी, हाउ इंडियंस फाइट फॉर फ्रीडम। सो ये हमको जानने के लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी जानेंगे जो शायद आप पहले ना जानते हों और आगे आपको शायद वो पढ़ने को ना मिले। तो इस चैप्टर को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर में आपको बुक रीडिंग ज़रूर करना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं द बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट की शुरुआत कैसे होती है? द मेन रीजन बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was the rumor that the cover of cartridge used in the Enfield rifle, which was being used by the Indian Sepoys, was greased with the fat of pig and cow। तो ये शुरुआत कैसे हुई? अभी इतना ज़्यादा तो जो इंडियंस के को फोर्सफुली काम कराया जा रहा था, उससे भी किसी तरीके से इंडियन चल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, एक र्यूमर फैला, एक अफवाह उड़ी, पता नहीं उस समय ये अफवाह ही कही गई, बाद में इसकी जो प्रूफ हुआ कि ये गलत था या सही, लेकिन उस समय एक र्यूमर, एक अफवाह फैला, एक बात चली कि जो भारत के सिपाही जो
कारतूस यूज करते हैं, जो बंदूकें यूज करते हैं, जिसका नाम था इनफील्ड राइफल, उस राइफल्स में पिग और काऊ मतलब सुअर और गाय की चमड़ी का यूज हुआ है उस राइफल को बनाने में। और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ज़्यादातर भारतीय उस समय शाकाहारी होते थे और वो गाय की चमड़ी या सुअर की चमड़ी का बना हुआ चीज़ों को मुंह से नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि वो ऐसा करना पाप भी मानते थे और गलत भी मानते थे। आगे क्या होगा? द कवर हैड टू बीटन ऑफ बिफोर यूजिंग द कार्टूज टू रिमूव द कवर एंड दिस वेंट अगेंस्ट द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ मुस्लिम एंड हिंदूज। तो ये कारतूस को यूज करने से पहले क्या करना पड़ता था स्टूडेंट्स? राइफल को चलाने से पहले करना क्या पड़ता था कि उसको रिमूव करना पड़ता था, वो भी मुंह से। और ये बहुत गलत बात थी और ये काफ़ी गुस्सा फैला इसके वजह से लोगों में, मुस्लिम्स में चाहे हिंदू में, क्योंकि ना मुस्लिम ऐसा करना चाहते थे ना ही हिंदू कि किसी भी एनिमल के चमड़े से बनी चीज़ों को वो मुंह से निकाल के इस तरीके से इसका यूज करें। और ये काफ़ी बड़ा जो होगा रिवॉल्ट का रूप ले लेगा। द मुस्लिम्स कंसिडर पिग एज अनक्लीन वाइल द हिंदूज कंसिडर द काउ एज सेक्रेड एनिमल। तो होता क्या था बच्चों के जो मुस्लिम थे, अब क्यों मुस्लिम और हिंदू दोनों नहीं चाहते थे कि गाय या सुअर मतलब पिग या काऊ के बने चमड़े से राइफल की यूज करें? क्यों नहीं चाहते थे? तो देखिए जो मुस्लिम थे वो, उनको लगता था कि जो सुअर होती है, जो पिग होती है, वो अनक्लीन होती है, मतलब साफ़ सुथरी नहीं होती है और उसके चमड़े से बनी चीज़ों को वो मुँह से एकदम नहीं लगाना चाहते थे। साथ में हिंदू क्या मानते थे कि गाय एक धार्मिक पशु है और आपको पता है कि हिंदू हमारे देश के जो हैं वो हमारी गाय को माता भी मानते हैं। तो इस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों इसके अगेंस्ट में थे। तो इस तरीके से ये स्टार्ट होता है हमारा रिवॉल्ट 1857 का। और बाकी चीज़ें इस चैप्टर की हम लोग अपने अगले वीडियो में समझेंगे। बस आपको एक चीज़ और बताना है, और जो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। वो क्या लिखना है कि विच वार आल्सो नोन एज फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो वो ईयर का आपको नाम लिखना है, कौन से ईयर में फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ था, कौन से ईयर में, उस ईयर का बस आपको कमेंट बॉक्स में नाम लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स? और आपको साथ में बुक भी रीड करनी है।